आप सभी को नमस्कार। पहलाग आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑफिशियल जीके सरकारी पर। हिंदी व्याकरण की सीरीज के तहत हम लोगों ने अभी तक भाषा लिपि का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हमारा अगला टॉपिक व्याकरण का अध्ययन करना है हमको। इसके अंदर स्वर और व्यंजनों का हम अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने भाषा के तहत इसमें भाषा क्या होती है और भाषा के विकास का हमने क्रम देखा था, जिसमें संस्कृत और उससे आपका वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इस तरह से हमने भाषा के स्वरूप देखे थे, जिसमें बोली, साहित्यिक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा का पढ़ा था। भाषा के रूप में उसका लिखित रूप और मौखिक रूप क्या होता है वो देखा था हम लोगों ने। और हिंदी के विकास में कुछ संस्थाओं का योगदान, कुछ व्यक्तियों का योगदान, ठीक है, जिनमें फोर्ट विलियम कॉलेज, गिल क्राइस्ट, सदल मिश्र और लल्लू लाल का योगदान रहा है। सदल मिश्र हो गए, लल्लू लाल हो गए, ठीक है। इसके अलावा राजभाषा के तहत हम लोगों ने देखा कि किसने भारतवर्ष के लिए हिंदी नाम सुझाया और किसने संविधान सभा में इसका प्रस्ताव रखा। इस तरह से कुछ समितियां थी, हम लोगों ने उनको देखा था। फिर उसके बाद लिपि हम लोगों ने देखी। लिपि आपकी प्राचीन भारत में 3 लिपियां थी, सैंधव लिपि, खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि, ठीक है, जिसमें सबसे प्राचीन ब्राह्मी हो गई। ब्राह्मी से 2 शैलियाँ, उत्तरी शैली, दक्षिणी शैली। इस तरीके से हमने इसको देखा था। आज हम लोगों ने इसके अंदर देखना है व्याकरण, जो इसका टॉपिक है अगला, लास्ट वाला। इसमें हम लोगों ने व्याकरण को देखना है, ठीक है। आप लोग अगर पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के बीच भी इसको शेयर जरूर कर दें, ठीक है। तो चलिए व्याकरण शुरू करते हैं। व्याकरण का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो वी धन आकरण से व्याकरण शब्द पूरा बना है आपका। इस वी का अर्थ होता है आपका विकार या दोष। आकरण का अर्थ है निकालना या दूर करना, ठीक है। अर्थात व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध बोलना सिखाता है। वही क्या है? व्याकरण है, ठीक है। भाषा क्या थी? भाषा क्या थी? अपने अभिव्यक्ति, विचारों को व्यक्त करना, ठीक है, वो भाषा है। और जिन चिन्हों में उसको हम दर्शा रहे हैं वह क्या था? उसके अंदर जिन चिन्हों के माध्यम से हम भाषा को दर्शा रहे हैं वह क्या था? लिपि थी, ठीक है। अब भाषा को लिखने का तरीका और बोलने का तरीका और पढ़ने का तरीका वह हमें कौन बताएगा? व्याकरण बताएगा, ठीक है। और व्याकरण के 4 आधार माने गए। कौन? कितने आधार? 4 आधार माने गए व्याकरण के, जिसमें नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार, नंबर 3 पद या पदबंध विचार, वाक्य विचार, ठीक है। ये व्याकरण के 4 आधार हैं, जिसमें वर्ण हो गया विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और इसके अलावा पद या पदबंध विचार। ये व्याकरण के 4 आधार हैं, ठीक है। अब ठीक है, इसमें हम लोगों ने कहते हैं कि भाषा की सार्थक इकाई, ठीक है, या क्रमबद्ध इकाई क्या होती है? वाक्य होती है, ठीक है। और वाक्य से छोटी क्या होती है? उपवाक्य। और उपवाक्य से छोटा होता है पदबंध। पदबंध से छोटा होता है शब्द या पद। शब्द या पद से छोटा होता है अक्षर, ठीक है। और अक्षर से छोटी इकाई को ध्वनि या वर्ण कहते हैं। ऐसे इनको हम ऊपर ले सकते हैं कि अक्षर से बड़ा क्या होगा। और निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं, ठीक है। तो भाषा की सार्थक इकाई या क्रमबद्ध इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई को उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई को पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई को शब्द या पद, और शब्द या पद से छोटी इकाई को अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई को ध्वनि या वर्ण कहा जाता है, ठीक है। और निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, ठीक है। निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे इसमें हम वर्ण विचार की। आज इसके तहत हमने स्वर व्यंजन पढ़ने हैं। तो वर्णमाला क्या होती है? तो हिंदी में लेखन के लिए जो वर्ण प्रयुक्त होते हैं उनके व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है। तो हिंदी में लेखन के लिए
जो वर्ण प्रयुक्त होते हैं उनके व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि अर्थात वर्ण है, या फिर जिसके खंड या टुकड़े ना हो सके वही क्या है? वर्ण या ध्वनि है। ठीक है, समझ में आ गया? वर्णमाला क्या है? हिंदी में लेखन के जो वर्ण प्रयुक्त होते हैं उसको वर्णमाला और उनके व्यवस्थित उनको वर्ण कहते हैं और उनके व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और जिसके खंड या टुकड़े ना हो सके वही क्या है? वर्ण कहलाता है। ठीक है, हिंदी में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका स्वर और एक होता है व्यंजन। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे स्वर। तो ध्यान रखना, हिंदी में वर्ण दो प्रकार के, नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे देखते हैं। स्वरों पर सबसे नंबर 1 पर हम देखेंगे स्वर। ठीक है, अब स्वर क्या होते हैं? स्वरों का उच्चारण, या फिर देखिए स्वरों का उच्चारण होता है स्वतंत्र रूप से। ठीक है, स्वरों का उच्चारण होता है स्वतंत्र रूप से। इनको अच कहा जाता है, अच। संस्कृत में स्वरों को अच कहा गया है। ठीक है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मुख विवर से बिना किसी अवरोध के बाहर निकल जाती है, या ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, वह क्या कहलाती है? स्वर कहलाती है। और इनको अच भी कहा जाता है स्वरों को। ठीक है, यह इसकी स्वरों की परिभाषा, स्वर की परिभाषा है। और हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 11, परंपरागत रूप लेखन के आधार पर 13 और उच्चारण के आधार पर 10। ठीक है, कुल स्वर कौन से? 11। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये क्या है आपके? ये कुल स्वरों की संख्या है। इसमें अंग अह को शामिल नहीं किया गया है। परंपरागत तो सभी स्वरों को शामिल कर लेंगे, अ से लेकर अह तक। ठीक है, अ, आ, ई, उ, ऊ, री, री, ए, आई, ओ, औ और अंग और अह। ठीक है, उच्चारण के आधार पर रीरी को, अंग को और अह को शामिल नहीं किया जाता। उच्चारण के आधार पर इनको शामिल नहीं किया गया। ठीक है, अब देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों के वर्गीकरण के 4 आधार हैं। ठीक है, स्वरों के वर्गीकरण के 4 आधार हैं। ठीक है, उच्चारण काल के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, जाति के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर। ये 4 आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है, जिनमें उच्चारण काल है, उत्पत्ति के आधार पर, जाति के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, अब बात करेंगे इसमें उच्चारण काल के आधार पर। इस आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुलुत स्वर। ठीक है, उच्चारण काल के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और पुलुत स्वर। अब ह्रस्व क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय या कम समय लगता है उनको ह्रस्व कहते हैं। ठीक है, जैसे अ, ई, उ और री, ये क्या है आपके? ह्रस्व स्वर हैं। जबकि दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे या फिर ह्रस्व से दुगना समय लगे, उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, आपके कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ, ये आपके कौन से स्वर हो गए? ये दीर्घ स्वर हो गए आपके। ठीक है, जिसमें आपका औधन ई मिल के हो गया ए, औधन ए मिल के हो गया आई, औधन ऊ मिल के हो गया ओ और औधन ओ मिल के हो गया औ। ठीक है, ये दीर्घ स्वर हो गया आपके। बात करें पुलुत स्वरों की, तो जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे अर्थात तिगुना समय लगे, उसे पुलुत स्वर कहते हैं। इसके लिए संस्कृत में स्वर के आगे इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे आपका हो गया ओम। ठीक है, उसको लंबा खींचने, नाटकों में इसका प्रयोग होता है, लेकिन हिंदी में इस पुलुत स्वर का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, मेन 2 ही है, ह्रस्व और दीर्घ आपको ध्यान रखने, पुलुत को आपने ध्यान नहीं रखना। इसका केवल प्रयोग कहाँ होता है? संस्कृत में होता है। ठीक है, तो उच्चारण काल के आधार पर हमने देख लिया, इसमें 3 प्रकार के थे, ह्रस्व, दीर्घ, पुलुत। अब बात करेंगे
उत्पत्ति के आधार पर स्वर। इस आधार पर स्वरों के दो भेद हैं, एक मूल स्वर और एक संधि स्वर। ठीक है, मूल स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगे, अर्थात जिनकी उत्पत्ति में दूसरे स्वरों की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे आपके अ, ई, उ और री, ये क्या है आपके मूल स्वर हैं। ठीक है, इनकी उत्पत्ति में दूसरे स्वरों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अगर हम संधि स्वरों की बात करेंगे, इसके भी दो भेद हो जाएंगे, एक दीर्घ संधि हो जाएगा और एक संयुक्त संधि हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको देखते हैं आगे। ठीक है, संधि स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों का योग होगा, अर्थात कि जिनके उच्चारण में मूल स्वर जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो संधि स्वर के दो भेद हैं, एक दीर्घ संधि, एक संयुक्त संधि। अब दीर्घ संधि क्या होता है? वे स्वर जो सजातीय यानी कि समान स्वरों के संयोग से बनते हैं, वे दीर्घ संधि कहलाएंगे। जैसे आपका आ, ई, उ कैसे बनेगा? अ धन अ मिलके बनेगा बड़ा आ, ई धन ई मिलके आपका होगी बड़ी ई, और उ धन उ मिलके हो गया बड़ा उ। ये हो गया आपका दीर्घ संधि स्वर। ठीक है, आगे चलकर आपको संधि में भी काम आएंगे। ठीक है, अगर आपको वर्णमाला समझ में आ जाएगी तो संधि समझने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ठीक है, संयुक्त संधि की बात करें तो वे स्वर जो विजातीय असमान स्वरों के संयोग से बनते हैं। ठीक है, अब ए, आई, ओ और औ कैसे बनेगा? अ धन ई मिलके बन रहा है आपका ए, अ धन ए मिलके बन रहा है आपका आई, इसी तरह अ धन उ मिलके बन रहा है ओ, और अ धन ओ मिलके बनेगा औ। ठीक है, यानी कि असमान स्वरों के संयोग से बन रहे हैं ये। ठीक है, विजातीय हैं, ये क्या कहलाएंगे? संयुक्त संधि स्वर कहलाएंगे। अब बात करेंगे तो हमने एक देख लिया इसमें उत्पत्ति के आधार पर, फिर जाति के आधार, उससे पहले हमने उच्चारण काल के आधार पर देखा। अब तीसरा भेद है जाति के आधार पर। यहां पर इसको दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक सवर्ण सजातीय और असवर्ण सजातीय। अब सवर्ण सजातीय वाली क्या कहानी है तो इसको देखते हैं। तो सवर्ण सजातीय क्या है कि जिन स्वरों के उच्चारण में समान स्थान होगा और समान प्रयत्न लग रहा होगा। ठीक है, यानी कंठ से ही हम उसका स्थान है और कंठ से ही क्या हो रहा है? वो उच्चारित हो रहा है। ठीक है, समान स्थान और समान प्रयत्न, यानी कि कंठ से ही क्या हो रहा हो, उसका कंठ ही उसका स्थान हो और कंठ से ही क्या हो रहा हो? वो उच्चारित हो रहा हो। ठीक है, या फिर मूर्धा से ही वो उच्चारित हो रहा हो, मूर्धा से ही क्या कर रहे हैं उसको, उसका उच्चारण स्थान हो। ठीक है, यानी कि समान स्थान और समान प्रयत्न हो। कौन कौन से? ओ, आ, ई, उ। ठीक है, उ का ओष्ठ से, ई का आपका मूर्धा से, आ का कंठ से उच्चारण होगा। ठीक है, यानी कि इन तीनों का क्या है? समान स्थान है और समान प्रयत्न है। अब अश्रवर्ण विजाति के देखें तो हम लोग, ठीक है, अश्रवर्ण विजाति कौन से हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में अलग स्थान हो, अलग प्रयत्न, यानी कि उच्चारण स्थान अलग हो और प्रयत्न कहीं अलग उससे हो रहा हो, तो अश्रवर्ण स्वर कहलाएंगे। अब है ए, आई, ओ, औ। अब इसमें ए और आई का जो उच्चारण स्थान है वो क्या आपका? कंठ प्लस तालु, कंठ तालव्य। ठीक है, कंठ तालव्य से उच्चारित होते हैं ये, यानी कि उच्चारण स्थान और जो उच्चारण स्थान है, उच्चारण जो समान स्थान नहीं है इसका। ठीक है, यानी कि उच्चारण स्थान अलग है और उसका प्रयत्न अलग उससे हो रहा है। ऐसे ही ओ का और औ का, इसका क्या है? कंठोष्ठ है। ठीक है, यानी कंठ और ओष्ठ से, यानी कि एक जगह से कंठ से क्या हो रहा है? उच्चारित हो रहा होगा और प्रयत्न लग रहा होगा ओष्ठ से, ओ औ का। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा गया है? अश्रवर्ण विजातीय कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर। ठीक है, इसके आधार पर यहां पर निम्न उपभेद किए गए हैं। पहला है जिह्वा के आधार पर, जीभ के आधार पर। इस आधार पर इसके 3 भाग हैं। अब नंबर 1 है अग्र, मध्य और पश्च। इसको याद करने का आसान तरीका है आपका, तो चीज़ों को रटिएगा नहीं। अब कितनी चीज़ों को आप रटेंगे? हिंदी है, जीएस है, उत्तराखंड है, क्या क्या आप लोग रटेंगे? ठीक है, तो
इससे बढ़िया कि इसको समझ कर पढ़ लीजिए। तो अग्र, मध्य और पश्च, ठीक है। तो मध्य में आपका अ, फिर नीचे आएंगे आ, फिर ऊपर जाएंगे ई, फिर नीचे आएंगे उ, फिर ऊपर जाएंगे ए आई, फिर नीचे आएंगे ओ औ। इस तरीके से इनको हमने याद करना है, ठीक है। आपको एक क्रम याद होना चाहिए और आ का क्रम याद होना चाहिए, आपको पूरा समझ में आगे आ जाएगा आराम से। देख लेते हैं फिर से, अग्र, मध्य और पश्च, ठीक है। तो मध्य में आपको याद होना चाहिए कि मध्य में आता है ओ, फिर नीचे आएंगे पश्च वाले में आ, फिर ऊपर अग्र में ओ आ ई, बिल्कुल क्रम से चलेंगे। ई के बाद फिर उ, फिर ए आई, फिर ओ औ। इसको इस तरह हमने याद करना है, ठीक है। रटने का कोशिश मत कीजिएगा, इसको समझ कर पढ़ लीजिएगा और 3-4 बार इसको लिख के देखेंगे तो आपको आराम से चीज़ें याद हो जाएंगी। बार बार लिखने से चीज़ें याद हो जाती हैं, ठीक है। और रिवीजन करते रहिए। अब देखेंगे मुख द्वार के आधार पर, तो इसके आधार पर स्वरों के 4 भेद हैं, विवृत, अर्धविवृत, अर्धसम्रत और सम्रत, ठीक है। हो सकता है आपके बुक्स में इसका क्रम अलग दिया हो, तो ये इसको हमने याद करने के लिए एक आसान तरीका बना रखा है। इसको कैसे याद करना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे विवृत, उसके नीचे 1 मिनट है, सबसे पहले लिखेंगे विवृत, फिर आपका अर्धविवृत, फिर आपका अर्धसम्रत और लास्ट में सम्रत, ठीक है। तो हमको एक विवृत इसमें याद होना चाहिए। विवृत क्या होता है, तो विवृत होता है आपका आ, ठीक है। इसके नीचे इसका छोटा वाला, बगल में दोनों, एक आपका आई, एक औ, इनको लिख लेना बड़े वालों को। फिर इनका छोटा वाला रूप ए और ओ, ठीक है। अब इसी तरह से आपका ई और उ नीचे आ जाएंगे सम्रत में, ठीक है। ये इनका इस तरह से याद करने का तरीका है। इसको हो सकता है आप लोग जिन बुकों से पढ़े उसमें क्रम अलग लिखा हो, लेकिन हम लोगों ने इसको क्या कर रखा है, इसको अपने तरीके से मॉडिफाई कर लिया, ठीक है। हो सकता है किसी बुक में ऐसे भी दे रखा हो, ठीक है। तो इससे मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे कैसे याद करना है, आपने पहले आ लिखना है, उसके जो उसका छोटा वाला रूप, फिर आई, फिर औ, फिर आपका इसका छोटा वाला एक और ओ, नीचे लिखना है आपने ई और उ, ठीक है। ऐसे आपको याद करना है इसको। और क्रम क्या है, विवृत, अर्धविवृत, अर्धसम्रत और सम्रत, ठीक हो गया। ये किस आधार पर है, मुख द्वार के आधार पर। और अग्र मध्य किस आधार पर है, जिह्वा के आधार पर है आपका, ठीक है। आपको भी याद रखना है। ओष्ठ की स्थिति के आधार पर, ठीक है। वृत्तमुखी, आवर्तमुखी, ये 2 प्रकार के हो गए। वृत्तमुखी जिनके उच्चारण में होठों पर क्या हो जाए, वृत्त बन जाए, और आवर्तमुखी में नहीं बनेगा, ठीक है। तो अपने याद करने तरीके लिए इसमें से क्या करें, आप एक को याद कर लीजिए वृत्तमुखी को। 4 कुल हैं आपके ये, उ ओ औ। अगर आप बोल के देखेंगे तो क्या होगा, वृत्त बन रहा होगा आपके होठों पर, ठीक है। उ ओ औ, ठीक है। आवर्तमुखी में बचे हुए ओ, आ, ई और ए ऐ, ये क्या है, आवर्तमुखी, इनमें वृत्त नहीं बन रहा और इनमें वृत्त बनता है। ये किस आधार पर है, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर। हवा के मुंह व नाक से निकलने के आधार पर अगला इसमें उपभेद है। तो यहां भी 2 भेद हैं, एक निर्नुनासिक, एक अनुनासिक। निर्नुनासिक में क्या है कि जिनके उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकले, ठीक है। सिंपल वाले जाएंगे इसमें ओ आ ई उ ए ऐ ओ औ से लेकर पूरा आपका जाएंगे, ठीक है, अंग हो तक पूरा, ठीक है। सॉरी, अंग हो नहीं आएगा इसमें, ओ आ ई उ ए ऐ ओ औ आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब बात करें इसमें अनुनासिक स्वर, तो जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ नाक से भी निकले, ठीक है, यानी कि इन पर हम लगा देंगे चंद्र बिंदु, ये इस तरीके से ओ आ ई, ठीक है। अब ध्यान रखना, जब शिरोरेखा के ऊपर ऐसे इस तरीके से हो, इसमें लग जाएगा, शिरोरेखा के ऊपर लगता है, लेकिन जब शिरोरेखा इस तरीके से हो तो चंद्र बिंदु को इस तरह से लगाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये क्या है, आपके अनुनासिक स्वर हैं।
ए ओ औ, ठीक है। यानी कि नाक से भी आपको ये हवा निकलेगी इसमें, अनुनासिक में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये जो चंद्र बिंदु दिख रहा है आपको, ये चिन्ह किस चीज का, अनुनासिकता का क्या है, ये चिन्ह है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान, ठीक है। तो इसको भी आप लोग क्या करें, एक क्रम से बना लीजिएगा करने के लिए। सबसे पहले इसमें आपने लिखना है कंठ, फिर तालु, फिर ओष्ठ, फिर मूर्धा, फिर आपका कंठ प्लस तालु, फिर आपका कंठधन ओष्ठ, कंठोष्ठ, ठीक है। इसको भी आप क्रम से याद कीजिए, आपको आ याद होनी चाहिए पूरे से, तो दो दो का जोड़ा लेंगे और बीच में एक सिंगल आएगा आपका, ठीक है। तो ये इस तरीके से कंठ में ओ, और आपका हो गया आ, इधर ई, तालु में ई होगी, ओष्ठ में ऊ हो गया, मूर्धा में री हो जाएगा, कंठ तालु में ए आई हो जाएगा, कंठ ओष्ठ में ओ औ हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको इसको याद करना है, ठीक है। फिर से लिखते हैं एक बार, यानी कि क्रम इनका रखना है ओ आ, फिर ई, सॉरी सही है, ई, फिर आपका ऊ, फिर आपका री, फिर आपका ए, फिर आई, फिर ओ, फिर औ, ठीक है। ये हो गया आपका कंठ से, ये हो गया आपका तालु से, ये हो गया आपका ओष्ठ से, ये हो गया आपका मूर्धा से री, फिर आपका हो गया कंठ धन तालु, फिर आपका ये हो गया कंठ धन ओष्ठ से, ठीक है। इसको इस तरह से आपने याद करना है। तो ये उच्चारण, स्वरों का उच्चारण स्थान है, ठीक है। अ आ और अह का भी स्थान कंठ, ई का तालव्य, ऊ का ओष्ठ, री का मूर्धा, ए आई का कंठ तालु और ओ औ का कंठोष्ठ, ठीक है। तो बार बार इनको लिख के देखें तो आराम से याद हो जाएंगे। एक ध्यान चीज, एक नोट करने की चीज है इसमें कि हिंदी में मूल उच्चारण स्थान केवल 5 ही हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, जबकि स्वरों का उच्चारण स्थान कुल 6 स्थानों से होता है। कितने? 6 स्थानों से होता है, ठीक है। और स्वरों का ये भी ध्यान देने योग्य बात इसमें यह है कि स्वरों का उच्चारण स्थान कभी भी दंत से नहीं होता है, ठीक है। 6 उच्चारण स्थान, लेकिन दंत का यूज नहीं होता स्वरों के उच्चारण में, ठीक है। इतना लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अयोगवाह पर। तो अयोगवाह का शाब्दिक अर्थ है स्वर व्यंजन से पृथक वर्ण, ठीक है। स्वर व्यंजन से पृथक वर्ण, यानी कि जब स्वरों को इसकी जरूरत होगी तो स्वरों के साथ लग जाते हैं ये, और जब व्यंजन को जरूरत होगी तो ये व्यंजन के साथ लग जाते हैं, ठीक है। अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? 2। एक होता है आपका अंग, एक होता है अ। ये क्या है? अयोगवाह। इसको बोलते हैं अनुस्वार, इसको बोलते हैं विसर्ग, ठीक है। ये 2 हैं आपके, दोनों का प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है, ठीक है। अनुस्वार का प्रयोग तत्सम शब्दों में, और स्वर के बाद आने वाली व्यंजन ध्वनियां हैं ये। विसर्ग का उच्चारण, अब अह, तो जब इसका आप विसर्ग का उच्चार करेंगे तो कहता है ह की तरह इसका उच्चारण होता है, ठीक है। और इसका प्रयोग भी तत्सम शब्दों में ही होता है। ये रहा आपका चंद्रबिंदु, ठीक है। इसको चंद्रबिंदु कहते हैं, ये अनुनासिक चिन्ह भी कहते हैं इसको, और इसको अर्ध अनुस्वार भी कहा जाता है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, चंद्रबिंदु को अर्ध अनुस्वार भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसे अनुनासिक चिन्ह भी कहते हैं, और इस चंद्र बिंदु का प्रयोग प्राय तद्भव शब्दों के साथ होता है, जबकि अयोगवाह अंग अह का प्रयोग तत्सम शब्दों के साथ किया जाता है, ठीक है। अब जो ये अयोगवाह है, इन ये लिखे तो स्वर की तरह जाते हैं, किंतु उच्चारण का व्यंजन की तरह होता है, ठीक है। और ये अनुस्वार और विसर्ग दोनों हैं, ये ऐसी ध्वनियां हैं जो नाक से बोली जाती हैं, किंतु इनकी आवश्यकता जिसको होती है ये उसके साथ लग जाते हैं। जैसे जब स्वर को होगी तो स्वर के साथ लग जाएंगे, जब व्यंजन को होगी तो व्यंजन के साथ जुड़ जाते हैं। और इनको अयोगवाह किसने कहा है? आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने क्या कहा है? अयोगवाह कहा है, ठीक है। समझ में आ गया। एक इसमें आता है आगत स्वर, ये इसको बोलते हैं अर्धचंद्र बिंदु, ठीक है। इसको आ की तरह यूज करते हैं, ओ से अंग्रेजी की
वर्णमाला ओ से लिया गया है। और यह भी ध्यान रखना है, हिंदी भाषा में 10 मात्राएं होती, कौन कौन सी आपकी, एक ये आ वाली हो गई, और एक ये ई वाली हो गई, इसके अलावा ए वाली, और आई वाली, ओ वाली, औ वाली, और एक ये ऊ ये वाला, और एक रीरी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी भाषा में कुल 10 मात्राएं होती हैं और अकेले किसी भी प्रकार की मात्रा की व्यवस्था नहीं है, इसीलिए इसको शहीद स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, सभी स्वर अल्प प्राण व सघोष होते हैं। क्या होते हैं? सभी स्वर अल्प प्राण व सघोष होते हैं। ठीक है, या फिर समझ लीजिए इसको, स्वरों को। ठीक है, उच्चारण काल के आधार पर क्या थे? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ, पुलुत। ह्रस्व में अ ई उ री, और दीर्घ में आपका हो गया ए आई ओ औ। ठीक है, इन्हें गुरु स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, और पुलुत स्वर, इसका यूज हिंदी में नहीं होता है। उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर जिनके उच्चारण में दूसरे स्वरों की आवश्यकता नहीं होती है, ये अ ई और अ ई उ री हैं, ये 4। दीर्घ संधि स्वर, ये ये क्या होता है? स्वरों के योग से बने होते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ संधि और संयुक्त संधि। दीर्घ में आपका आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ठीक है, संयुक्त में ए, आई, ओ और औ आते हैं। ठीक है, संयुक्त संधि में। ठीक है, जाति के आधार पर सवर्ण सजातीय और सवर्ण विजातीय। ठीक है, सवर्ण सजाति क्या होंगे कि जिनका समान स्थान होगा, समान प्रयत्न होगा, और असवर्ण में असमान स्थान होगा और असमान प्रयत्न होगा। ठीक है, सवर्ण सजातीय में अ आ इ ई उ ऊ, और असवर्ण विजातीय में ए आई ओ औ होते हैं। ठीक है, और उच्चारण स्थान के आधार पर इसमें निम्न उपभेद हैं। जिह्वा के आधार पर अग्र मध्य पश्च, इसको लिखने का तरीका है ओ आ ई उ ऊ ए आई और ओ औ। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेंगे आप लोग। मुख द्वार के आधार पर इसमें 4 भागों में बांटा गया इसको, मुख द्वार के आधार पर। ठीक है, विव्रत, अर्धविव्रत, अर्धसम्वृत और सम्वृत। ठीक है, विव्रत हो गया आपका आ, उसके नीचे छोटा वाला, फिर नीचे दोनों बड़े वाले आपके आई और औ, फिर आपका इनका छोटा ए और ओ, बाकी बचा आपका ई उ और ऊ। ठीक है, ये विव्रत, ये अर्धविव्रत, ये अर्धसम्वृत, ये सम्वृत। ठीक हो गया। ओष्ठ की स्थिति के आधार पर वृत्तमुखी और आवर्तमुखी। वृत्तमुखी में क्या है? होंठ पर वृत्त बनेगा, आवर्त में नहीं बनेगा। वृत्तमुखी कौन कौन से? उ ओ और औ हो गए। ठीक हो गया। हवा के मुंह व नाक से निकलने के आधार पर निर्नुनासिक और अनुनासिक। निर्नुनासिक में केवल हवा मुंह से निकलेगी, और अनुनासिक में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलेगी। यानी कि इन पर क्या कह देंगे? चंद्र बिंदु, यानी कि अर्ध अनुस्वार लगा देंगे इस पर। ठीक है, या अनुनासिकता का चिन्ह लगा देंगे। स्वरों का उच्चारण स्थान कुल 6 स्थानों से होता है। ठीक है, यह को ध्यान रखना है। तरीका इसका बता दिया था आपको। ओ आ का कंठ से, ई का तालव्य से, ऊ का ओष्ठ से, रीरी का मूर्धा से, ए आई का कंठ तालव्य से, ओ आऊ का कंठोष्ठ से। ठीक है, और हिंदी में मूल उच्चारण स्थानों की संख्या केवल 5 है। कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ का। जबकि स्वरों का उच्चारण स्थान 6 स्थानों से होता है, और दंत से स्वरों का उच्चारण नहीं होता, दंत से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि स्वरों का उच्चारण दंत से लोग नहीं करते हैं। अयोगवाह 2 होते हैं, एक आपका अंग और एक अह। ठीक है, इसको बोलते हैं अनुस्वार, इसको बोलते हैं विसर्ग। ठीक हो गया। और ये दोनों तत्सम शब्दों में इनका यूज किया जाता है। और चंद्र बिंदु, ये जो आपका है इसको चंद्र बिंदु कहते हैं। इसको अर्ध अनुस्वार भी कहा जाता है, अर्ध अनुस्वार, या फिर अनुनासिकता का चिन्ह भी इसको कहते हैं। ठीक है, और अयोगवाह किसने कहा? आचार्य
किशोरीदास वाजपेयी ने अयोगवाह को अयोगवाह कहा है। ठीक है, आगत स्वर आपका है ये। ठीक है, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला की ओ से लिया गया है। हिंदी में 10 मात्राएं होती हैं, औ के लिए किसी मात्रा की व्यवस्था नहीं है। औ को सही स्वर कहा था। क्यों कहते हैं? अब ये सभी के साथ लगा होता है, जैसे क है, लौ है, इसमें क्या औ जुड़ा हुआ है, सब में लगा होता है आपका। ठीक है, और सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण और सघोष होते हैं। क्या होते हैं? अल्प प्राण और सघोष होते हैं। ठीक है, चलिए इसमें हम आगे देखते हैं, व्यंजन देख लेते हैं। अब व्यंजन क्या होते हैं? तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु रुकावट या घर्षण के साथ निकलती है, तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु रुकावट या घर्षण के साथ निकलती है या स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, व्यंजन क्या है? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, और प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर मिला होता है, इसलिए इन्हें परतंत्र कहते हैं। यानी कि बिना स्वरों की सहायता से आप इनको नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। और परतंत्र है, इसलिए इनको कहते हैं हल कहा जाता है। हल, जैसे स्वरों को स्वतंत्र तो उनको अच कह रहे थे, इनको हल कह रहे हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है, और द्विगुण व्यंजनों को जोड़कर इनकी संख्या 35 हो जाती है। 33 और 2 35। ठीक है, यानी ये मूल व्यंजन है परंपरागत रूप से। कितने? 35 व्यंजन। ठीक है, और व्यंजन होते हैं 3 प्रकार के। एक स्पर्श व्यंजन, ये 25 होते हैं। अंत्येश 4 होते हैं। उष्प संघर्षी भी 4 होते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलकर कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को स्पर्श करते हुए निकलती है। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आया आप लोगों को कि जिन व्यंजनों के जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलकर कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ को स्पर्श करते हुए निकले, उनको स्पर्श व्यंजन, यानी कि स्पर्श करते हुए निकलेगी तो ये क्या कहलाएंगे? स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। संख्या होती है 5 इनकी। ठीक है, वर्गों में बंटते हैं, इसलिए वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं ये। ठीक है, वर्गीय व्यंजन कहलाएंगे। वर्गों में बटे हुए हैं, 5 वर्ग हैं। ठीक है, ये 5 वर्ग में, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो 5 गुणा 5 25 व्यंजन होते हैं। कुल 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो क वर्ग, च वर्ग, ट और त प, यानी कि कचट तप के नाम से इनको हम लोग जानते हैं। क च ट तप। ठीक है, तो देखते हैं इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा होता है आपका अघोष, तीसरा चौथा और पांचवें होते हैं आपके सघोष या घोष। ये समझ में आ गया? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष। तीसरा चौथा पांचवा सघोष या घोष होता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा होता है अल्प प्राण, जबकि दूसरा और चौथा होता है महाप्राण। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को? तो 1, 3, 5 होते हैं अल्पप्राण, 2, 4 होते हैं महाप्राण। इसको देख लेते हैं इस प्रकार से नीचे। और एक ध्यान रखना, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण पंचमाक्षर या नासिक व्यंजन कहलाता है, और इसमें च वर्ग के च, छ, ज, झ को स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। च वर्ग के अंदर च, छ, ज, झ को क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अघोष, तीसरा चौथा पांच वर्ण सघोष होता है। यानी कि 1, 2 क्या होगा आपका? अघोष होगा। 3, 4, 5 क्या होगा? सघोष या घोष होता है। ठीक है, इसी प्रकार प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण, दूसरा चौथा महाप्राण, यानी कि 1, 3, 5 135 अल्पप्राण होता है और 24 महाप्राण होता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण नासिक या पंचमाक्षर कहलाएगा। और च वर्ग में, ठीक है, च वर्ग को स्पर्श संघर्षी विद्वान मानते हैं। च, छ, ज और झ, इन 4 वर्णों को ही स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। ठीक हो गया। और स्पर्श व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अब देखिए,
अब ये सघोष अघोषों को हमने सघोष अघोष महाप्राण अल्पप्राण लिखा है, लेकिन किस आधार पर हमने इनको बांटा है? तो जो सघोष और अघोष है ये किस आधार पर? स्वर यंत्री में श्वास के कंपन के आधार पर। ठीक है, स्वर यंत्र में जब श्वास में कंपन होगा उस आधार पर हमने इनको बांटा हुआ है अघोष में और सघोष में। अघोष जिस ध्वनि के उच्चारण में स्वर यंत्र में कंपन ना हो। ठीक है, क्या कहलाएंगी? अघोष कहलाएंगी। कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। अब सघोष और घोष क्या होते हैं? अब इनके उच्चारण में क्या होगा? स्वर यंत्र में कंपन हो रहा होगा। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा होता है। अघोष जिनके उच्चारण में स्वर यंत्र में कंपन न हो। सघोष उन जिनके उच्चारण में कंपन होगा वो सघोष होंगी। ठीक है, अघोष में नहीं होगा, सघोष में होगा क्या? स्वर यंत्र में श्वास का कंपन होगा। अब बात करेंगे श्वास की मात्रा के आधार पर। ठीक है, इस आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण है। तो अल्प प्राण में क्या है? श्वास की मात्रा, यानी कि अल्प प्राण में क्या होगा? उच्चारण में क्या होगा? मुख से हवा कम निकलेगी। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा होता है, 135। ठीक है, इनमें हकार ध्वनियां नहीं होती हैं। ठीक है, महाप्राण इनके उच्चारण में मुख से हवा अधिक निकलती है। महाप्राण में क्या होगा? मुख से हवा अधिक निकलती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा, इनमें हकार ध्वनियां विशेष रूप से होती हैं, जबकि अल्पप्राण में हकार ध्वनियां विशेष रूप से नहीं होती हैं। ठीक है, सघोष अघोष समझ में आ गया होगा। अघोष स्वर यंत्र में कंपन नहीं होगा, सघोष स्वर यंत्र में कंपन होगा। अल्पप्राण श्वास की मात्रा कम निकलेगी, महाप्राण श्वास की मात्रा अधिक निकलेगी। ये इसके आधार हैं, स्वर यंत्र में कंपन और श्वास की मात्रा के आधार पर। ठीक हो गया। अब बात करेंगे अंतःस्थ व्यंजन, यानी कि य, र, ल, व की। ठीक है, ये चार होते हैं। अंतः का अर्थ होता है भीतर, अर्थात उच्चारण के समय क्या होंगे? जो व्यंजन मुख के भीतर रह जाए। ठीक है, य, र, ल, व, यानी आप बोल के देखेंगे तो ये पूरे बाहर नहीं आ पाते। ठीक है, जैसे क आप बोल रहे हो तो यानी कि जिनका जब आप उच्चारण करते हैं तो क्या हो जाए? वो उच्चारण, वो वर्ण मुख के भीतर ही रह जाए। तो ऐसे वर्ण के कहलाएंगे अंतःस्थ व्यंजन कहलाएंगे। या फिर ऐसे व्यंजन जो स्पर्श व्यंजनों के बाद ऊष्म संघर्षी से पहले आते हैं, अंतःस्थ कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि इनका जो स्थान है स्पर्श के बाद है और ऊष्म संघर्षी से पहले आते हैं क्रम में। ठीक है, तो कौन कौन से देख लेते हैं एक बार हम इनको। य, र, ल, व। ठीक है, य का उच्चारण स्थान तालु, र का वर्त से यानी कि दंत मूल, ल का भी वर्त से यानी कि दंत मूल। ठीक है, और व का दंतोष्ठी यानी कि ऊपर के दांत और निचला होंठ ये मिलके क्या करेंगे? दंतोष्ठी बनाएंगे, किसको? व को। ठीक हो गया। अंतःस्थ व्यंजनों का प्रयोग, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें कुछ चीज छोटी है आपका। यो, ये क्या है? संघर्षहीन व्यंजन है, साथ में अर्ध स्वर भी है। इसी प्रकार वो भी क्या है? संघर्षहीन है और अर्ध स्वर है। ठीक है, रो क्या है? लुंठित है और रो को प्रकंपित भी बोलते हैं। ठीक है, लौ कैसा है? पार्श्विक व्यंजन है। ठीक है, यो और वो संघर्षहीन व्यंजन, अर्धस्वर, रो लुंठित और प्रकंपित, और लो पार्श्विक व्यंजन है। और ये चारों कैसे हैं? ये चारों हैं आपके सघोष और अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, चारों कहते हैं सघोष होते हैं और अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, तो अंतःस्थ व्यंजनों का प्रयोग स्वर एवं व्यंजनों के मध्य माना जाता है। सभी अंतःस्थ व्यंजन सघोष अल्प प्राण होते हैं। य और वो को अर्धस्वर और संघर्षहीन व्यंजन कहा जाता है। रो को लुंठित, प्रकंपित और कंपनजात व्यंजन कहते हैं। लौ को पार्श्विक माना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जीव, इसके उच्चारण में वायु जीव के अगल बगल से निकल जाती है। ठीक है, अंत सबको समझ में आ गया होगा क्या होते हैं। ठीक है, अंतः का भीतर, अर्थात जिनका उच्चारण करते समय क्या हो? वो वर्ण मुख के भीतर ही रह जाए। ठीक है, कौन कौन से? य, र, ल, वो। य आपका तालु, फिर आपका र वत्स,
ल वर्ष और व दंतोष्ठी है। ठीक है, सभी क्या होते हैं, सघोष होते हैं और क्या होते हैं, महाप्राण अल्पप्राण होते हैं। ठीक है, र लुंठित प्रकंपित कंपनजात लौ पार्श्विक। ठीक है, क्योंकि लौ के उच्चारण में वायु जीभ के अगल बगल से निकल जाती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो जिन व्यंजनों को बोलने के लिए वायु के साथ अधिक संघर्ष होता है, ऐसे व्यंजन ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ऊष्म संघर्षी क्या है, यानी कि जिनको बोलने के लिए वायु के साथ आपको अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। इनकी संख्या भी 4 है। ठीक है, स, स और ह। ठीक है, यह आपका तालव्य स है, यह आपका मूर्धन्य स, ये आपका मूर्धन्य स है, और ये आप लिखा है गलत किया है, 1 मिनट है, ये आपका 100, ये वाला 100, ये वाला 100 और ये हो। ठीक है, ये आपका तालव्य 100 हो गया, ये आपका मूर्धन्य 100 हो गया, ये आपका दंती 100 हो गया, और ये आपका कंठ से हो जाता है। ठीक है, और ऊपर के तीनों आपके अघोष हैं। ह आपका सघोष है, सभी आपके महाप्राण हैं। इस ह को काकल्य वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, ये ह को क्या बोलते हैं, काकल्य वर्ण भी कहते हैं। काकल्य का होता है जिनका उच्चारण सीधे कंठ से होता है। ठीक हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को। 100 का उच्च स्थान तालु। ठीक है, षट्कोण वाले का मूर्धा। अब इसको याद रखना, 100 ऐसे बनता था, नहीं कि ये तरीके से मौ मान सकते हैं, यानी कि मूर्धा से उच्चारण होता है किसका, षट्कोण वाले 100 का। ये सर्जन वाला 100 तालव्य वाला, और सरसों वाला दंती 100 होता है। ह कंठ होता है। तीनों 100 अघोष, ह सघोष, सभी महाप्राण। ह को काकल्य वर्ण कहते हैं। ठीक है, काकल्य का अर्थ क्या होता है, वे व्यंजन जिनका उच्चारण सीधे कंठ से होता है। ठीक है, अभी पीछे हम वत्स्य व्यंजन पढ़ के आए हैं, जिसमें र और लौ वत्स्य व्यंजन थे आपके। तो वत्स्य व्यंजन क्या होते हैं, ऊपरी दांत के मसृणों से ये व्यंजन क्या होते हैं, उच्चारित होते हैं। न, ल, स, ज, र, यानी कि ऊपरी दांत के मसूड़ों से, यानी कि जीभ ऊपरी दांत के मसूड़ों को टच कर रही होगी, तब आप इन व्यंजनों को क्या करोगे, उच्चारित कर रहे होंगे, तो क्या कहलाएंगे, वत्स्य व्यंजन। होते कौन से हैं, न, ल, स, ज और र। ठीक है, न, ल, स, ज, र। ठीक है, ये क्या है, वत्स्य व्यंजन है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को पूछता है आयोग पेपरों में। फिलहाल तो नहीं पूछ रहा है, घुमावनी गढ़वाली जौन सारे घूम रहा है वो। ठीक है, संयुक्त व्यंजन। अब ऐसे व्यंजन जो अलग अलग 2 व्यंजनों से तैयार होते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। एक ये वाला होता है, ये किससे मिलकर बनता है, होते हैं 4 आपके, एक छत्ती वाला छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, ये मिलके बनेगा कौ धन सौ से, ये मिलेगा तौ धन रौ से, ये बनेगा आपका जौ धन यों से, और ये बनेगा सौ धन रौ से। इन सब पर लगेगा हलंत, इनको छोड़कर। ठीक है, अब पूछता है इनका वर्णमाला में स्थान कहाँ होता है, इसका वर्णमाला में स्थान कहाँ है, इसका कहाँ है, इसका कहाँ है, इसका कहाँ है। तो इसका स्थान कौ के बाद, त्रौ का स्थान तौ के बाद, ज्ञों का स्थान जौ के बाद, स्र का स्थान सौ के बाद वर्णमाला में आता है। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन होते क्या हैं, ऐसे व्यंजन जो अलग अलग 2 व्यंजनों से तैयार होते हैं, क्या कहलाएंगे, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संख्या 4 है, छत्ते वाला छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये बनेगा कौ सौ से, ये बनेगा त्र वाला तौ रौ से, ये ज्ञ जौ यों से और सौ रौ से। ठीक है, और संयुक्त व्यंजनों को गुच्छ व्यंजन भी कहते हैं, गुच्छे मिलते हैं। ठीक है आपको ये। तो हिंदी वर्णमाला में छ का क्रम कौ के बाद, त्र का तौ के बाद, ज्ञ का जौ के बाद और स्र का सौ के बाद आता है। उम्मीद इतना समझ में आया होगा। अब देखते हैं द्वितीय व्यंजन क्या होता है। अब ऐसे व्यंजन जो सजातीय व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, यानी कि एक ही जाति के व्यंजनों से मिलकर बनेंगे, ऐसे व्यंजन द्वितीय व्यंजन कहलाएंगे। और सभी द्वितीय व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, अब जैसे उज्ज्वल हो गया,
अब ये इसमें इस तरह लिखेंगे दिल्ली, यानी कि एक शब्द का दूसरा साथ ही शब्द आएगा, ठीक है, यानी कि एक आधा आएगा और एक पूरा आएगा, यानी कि एक ही जाति के होने चाहिए, तभी तो कहलाएगा द्वित्व व्यंजन। इसी को बोलते हैं युग्मक ध्वनि भी बोल देते हैं इसको, ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे। द्वित्व व्यंजन का नाम है युग्मक ध्वनि, ठीक है, यानी कि दिल्ली, बिल्ली, यानी कि एक वर्ण के बाद, यानी कि दोनों सेम होने चाहिए, एक आधा होगा और एक पूरा होगा, होंगे एक ही जाति के। लौ के बाद लौ ही होगा, कौ के बाद कौ ही होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि कौ के बाद आपको ख मिल जा रहा करके, ऐसा नहीं होगा इसमें, यानी कि अगर कौ है आधा तो फिर कौ ही मिलेगा आपको, ठीक है, यानी कि इस तरीके से कौ, ठीक है, इस तरीके से खौ, इस तरीके से आपका गौ, इस तरह से क्या होंगे, ये आपके द्वित्व व्यंजन होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं द्वित्व व्यंजन। अब पढ़ेंगे उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं, ये छूट गए। ये होते हैं दो आपके, एक आपका होता है ये वाला, ठीक है, एक होता है आपका ढौ, ठीक है, इसमें आपका जो ये अण है ये आपका अल्प प्राण है, ये आपका महाप्राण है, ठीक है, दोनों आपके सघोष हैं और दोनों का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है, ठीक है, इतना ही कुछ इसमें है आपका, ठीक है। बस हिंदी अगर आराम से पढ़ लीजिए, आपको लगेगा हिंदी कुछ है ही नहीं पढ़ने के लिए, बस, ठीक है। इसको बोलते हैं अल्पप्राण, इसको बोलते हैं महाप्राण, ढौ वाले को, इसको दोनों सघोष, दोनों मूर्धन्य होते हैं, ठीक है। तो इनके कुछ नाम और हैं, अभी हैं क्या, जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे आए, ऐसे व्यंजन उत्क्षिप्त व्यंजन कराएंगे, ठीक है। जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे और फिर झटके के साथ अड़े, ठीक है, इस तरीके से नीचे आए, और ऐसे व्यंजन उत्क्षिप्त व्यंजन, अण ढ्रय, ठीक है। तो इनको ताड़नजात, निगमन, गौड़ व्यंजन भी कहते हैं। ताड़नजात भी नाम है इनका, निगमन भी नाम है, गौड़ व्यंजन नाम भी है, ठीक है। और इनका विकास डॉ और ढौ से हुआ है हिंदी से, ठीक है। अब पार्श्विक व्यंजन दो होते हैं, स और लौ। अब पार्श्विक व्यंजन होते क्या हैं कि जिनके उच्चारण में वायु जीभ के अगल बगल से निकल जाती है, और ऐसे व्यंजन जो ऊष्म तथा अंत्यज व्यंजनों में होने के बावजूद अपने स्वर यंत्र में कंपन के कारण एक अलग वर्ग निर्मित कर लेते हैं, ठीक है। जिनके उच्चारण में वायु जीभ के अगल बगल से निकल जाती है तथा ऐसे व्यंजन जो ऊष्म तथा संघर्षी व्यंजनों में होने के बावजूद अपने स्वर यंत्र में कंपन के कारण एक अलग वर्ग बना लेते हैं। है कौन से, एक आपका ये है, आपका स और लो, ये दो हैं आपके पार्श्विक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन क्या होते हैं, तो जो ध्वनियां नाक और मुंह दोनों की सहायता से बोली जाती हैं उनको अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। तो कामता प्रसाद गुरु हैं ये हिंदी के लेखक, इन्होंने प्रत्येक वर्ग के पांचवें अक्षर को अनुनासिक कहा है, यानी कि पंचमा अक्षर का स्पर्श व्यंजन का प्रत्येक पांचवा अक्षर क्या है, अनुनासिक व्यंजन है। एक आपका ये हो गया, एक आपका य हो गया, अण हो गया, नौ हो गया, मो, ये क्या है आपके अनुनासिक व्यंजन है। आगत व्यंजन कौन से, दो इसमें में होते हैं, ज और फ, ठीक है, ज फ नहीं, ज और फ, ठीक है। इस तरह से ये जो नीचे लगा है इसको नुक्ता बोलते हैं, जो बिंदा लगा है आपका इसको नुक्ता बोलते हैं, ये उर्दू से लिया गया है, ठीक है। ज फ उर्दू वर्ण है, इन्हें नवीन विकसित ध्वनियां कहते हैं, ठीक हो गया। आगे देखते हैं उच्चारण के दृष्टि से ध्वनि, ठीक है। तो ध्वनि को तीन भागों में बांटा गया है, संयुक्त ध्वनि, संपृक्त ध्वनि और युग्मक ध्वनि के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। संयुक्त ध्वनि क्या होती है, जब दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त हो जाएंगी, जब दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त हो जाएंगी क्या कहलाएंगी, संयुक्त ध्वनियां कहलाती हैं। और इसमें ध्यान रखने की बात क्या है कि एक ही स्वर के सहायता से बोली और लिखी जाती है। जैसे प्राण, प और रो को आप एक साथ पढ़ रहे हैं, कलांत, क और लो अलग नहीं पढ़े, क्लांत, ठीक है। ऐसे प्रकर्ष, ठीक है, इनको एक ही स्वर, ठीक है, ये ध्वनियां एक क्या है, एक ही स्वर की सहायता से बोली और लिखी जाती हैं, ठीक है। और संयुक्त ध्वनियां अधिकतर कहां मिलेंगी आपको, तत्सम शब्दों में मिलेंगी, ठीक है। प्राण, प और रो एक साथ बोल रहे हैं, प्राण, क्लांत, प्रकर्ष, ठीक हो गया। अब संपर्क क्या होती है, जब एक ध्वनि दो ध्वनियों से जुड़ जाएगी, ठीक है, यानी कि इस तरीके से
ये मौ है, एक ध्वनि जब क्या करेगी, दो ध्वनियों से जुड़ जाती है तब वह संपर्क ध्वनि कहलाती है। जैसे कम बल, बल बंत, संतुलन, ठीक है। और इसमें हो क्या रहा है, कंबल में क और ब को जोड़ने का मौ कर रहा है, इसी प्रकार संबल में आपका जो है मौ कर रहा है, बलवंत में नौ कर रहा है, संतुलन नौ कर रहा है, ठीक है। कंबल, संबल, तो इसमें थोड़ा सा आपको संयुक्त ध्वनि में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। संयुक्त ध्वनि में एक ही स्वर की सहायता से आप उनको लिख रहे हैं और बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, आपका संप्रक्त में क्या हो रहा है कि एक ध्वनि दो ध्वनियों से जुड़ जा रही है, ठीक है। अब बात करेंगे युग्मक ध्वनि की। जब एक ही ध्वनि द्वित्व हो जाए, पीछे पढ़ाया है इसमें आपकी, इस तरह क के बाद क आएगा, लौ के बाद लो आएगा, चौ के बाद चौ आएगा, ठीक है। और ख के बाद इस तरह ख आएगा आपका, गौ के बाद गौ आएगा, ठीक है। यानी कि इस तरह से अक्षुण, ठीक है, अक्षुण उत्फुल्ल दिक्कत प्रसन्नता, ठीक है। इस तरह से दिक्कत, क के बाद क, ठीक है, प्रसन्नता, ठीक है। इसका आप देख लीजिएगा, इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा आराम से, ठीक है। शुभाक्षर की संख्या 15, अशुभाक्षर की संख्या 19, ठीक है। और उच्चारण की दृष्टि से वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, 47 वर्ण होते हैं, 47, ठीक है, जिसमें 10 स्वर, 35 व्यंजन, 2 आगत व्यंजन होते हैं। और संयुक्त व्यंजनों को उच्चारण के आधार पर शामिल नहीं किया जाता है। और हिंदी वर्णमाला में अल्प प्राणों की संख्या 20 और महाप्राणों की संख्या 15 होती है। ये आप ध्यान रखिएगा, अल्प प्राणों की संख्या 20 होती है, महाप्राणों की संख्या कितनी होती है, 15 होती है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा आराम से आपको, ठीक है। व्यंजन में क्या था, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा व्यंजन में, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म संघर्षी हो गया। इसके अलावा संयुक्त व्यंजन हम लोगों ने पढ़े, उत्क्षिप्त व्यंजन पढ़े हमने, इनको द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये मेन हो गए। इसके बाद हम लोगों ने इसमें आपका पार्श्विक व्यंजन पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है। और वत्स व्यंजन पढ़े अलग से इसमें हम लोगों ने। ये आपके टॉपिक थे। फिर हमने कुछ ध्वनियाँ पढ़ी इसमें, ध्वनियों में युग्मक ध्वनि, संयुक्त ध्वनि और संप्रक्त ध्वनि हम लोगों ने पढ़ी हैं, ठीक है। और आपको समझ में आ गया होगा आराम से। तो चलिए, ये आपका हिंदी भाषा लिपि भाषा लिपि और व्याकरण का टॉपिक आपका निपट गया है, ठीक है। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और जो आपके साथ पढ़ने वाले हैं उनको भी चैनल को शेयर कर दीजिएगा। बाकी अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, लिंक में इसका आपको व्हाट्सएप का लिंक दे देंगे। और क्या कहते हैं, बाकी अगर आपको ये हिंदी के इसको नोट्स को पढ़ना है या आपको नोट डाउन करने हैं तो इसी नाम से हमारी एक वेबसाइट है, उस पर ही अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो जब अपलोड हो जाएंगे तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए, नमस्कार सभी को।